नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, एक हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है जो कि सॉल्यूशन है एस्टेट 2018 का, जिसके मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ मैं आउट ऑफ 60। तो 20 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो चुके हैं 60 में से। आज मैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की सीरीज और एक वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि न्यूमेरिकल है, आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आपको इजी वे में क्लियर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर रहे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको ना आता हो एग्जाम के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा नया फीचर है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है विंडोज 7 के अंदर, विच हाइड ऑल ओपन विंडोज टू शो द डेस्कटॉप। तो जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है विंडोज 7 से रिलेटेड इसने पूछा है, ऐसा नया फीचर कौन सा ऐड हुआ है जिससे कि हम जितने भी हमने डेस्कटॉप के ऊपर विंडो हमने ओपन कर रखी है सबको हाइड कर दे। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेकंड ऑप्शन जो कि एरो पीक नाम से ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि एरो पीक जो है, एरो पीक का मतलब क्या होता है? एरो पीक एक ऑप्शन ऐड किया गया है विंडोज 7 के अंदर, और विंडोज 7 के बाद विंडो 8, विंडो 10 सभी में ये ऑप्शन अनेबल है। इसका शॉर्टकट की जो यूज़ की जाती है वो की प्लस स्पेस बार के थ्रू आप काम कर सकते हो, और इसका मीनिंग भी यही है कि जितनी भी डेस्कटॉप पर विंडो खुली हुई है सबको हाइड कर देगा। ऑल ओपन विंडोज दैट विल बी हाइड बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। सो फॉर दिस क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है रिक्वायरमेंट एनालिसिस से रिलेटेड, इसने पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, देखिए ध्यान से पढ़ना ये क्वेश्चन, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की टाइप कौन सी नहीं है। तो नॉन फंक्शनल की टाइप मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। नॉन फंक्शनल की टाइप तीन होती है हमारी, एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, सेकंड होती है ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट एंड द थर्ड वन इज द एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। तो तीन रिक्वायरमेंट होती है हमारी। फर्दर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट को फर्दर कैटेगराइज किया गया है जो कि आप डायग्रामेटिकली देख पा रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन को भी फर्दर एनवायरमेंट, ऑपरेशनल, डेवलपमेंट में कैटेगराइज किया गया। एक्सटर्नल को रेगुलेटरी, एथिकल, लेजिस्लेटिवली, अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट एंड सेफ्टी सिक्योरिटी फर्दर कैटेगराइज किया गया है दिस वन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर नॉट ए टाइप पूछा हुआ है सिंपल। तो हमारा फोर्थ जो कि अम्ब्रेला रिक्वायरमेंट हमारी नहीं होती है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं वन बाय वन आपको क्लियर कर देता हूँ। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट जो दी जाती है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो सकती है। जैसे कि आपका रिलायबिलिटी हो गया, रिलायबिलिटी भी एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है। कोई भी रिक्वायरमेंट आपको देता है इन द फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। सेकेंड वन हो जाता है आपका स्पीड, इन द फॉर्म ऑफ स्पीड। कोई भी एग्जीक्यूशन स्पीड अगर आपको मतलब वो ये दे देता है कि ये एग्जीक्यूशन स्पीड होनी चाहिए मेरे प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट हमारी हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी फुलफिल होनी चाहिए। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट लाइक कोई लेगेसी रिक्वायरमेंट है या एथिकल रिक्वायरमेंट है तो वो भी हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है जी। तो तीनों हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। इसने पूछा हुआ है कौन सी नहीं होती, तो अम्ब्रेला रिक्वायरमेंट हमारी नहीं होती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे वो नेट की क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है एग्जाम में। ये जो कंसेप्ट है ये डिश शेड्यूलिंग का कंसेप्ट है। किसके अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो डिश शेड्यूलिंग में अलग अलग टाइप्स होती है हमारी, अलग अलग टेक्निक होती है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। पहला टेक्निक होती है FCFS, दूसरा होता है SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, फिर होता है हमारा लुक, उसके बाद होता है सी लुक। इस टाइप से अलग अलग ये टाइप होती है। एक होता है स्कैन और लास्ट वन इज द सी स्कैन। तो ये सारे के सारे हमारे एल्गोरिथम, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्क। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है FCFS को आप यूज़ करोगे
और यहाँ पर जो दिया हुआ है डिस्क की रिक्वेस्ट दी हुई है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जो भी आपको सिलेंडर की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर जो भी ऑर्डर दिया हुआ है, डजंट मैटर ऑर्डर क्या दिया हुआ है, आप क्या करो, इसको जब ड्रॉ करोगे, लाइन को ड्रॉ करो और यहाँ पर सारी की सारी वही रिक्वेस्ट लिखो जो यहाँ पर दी हुई है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो लोवेस्ट वैल्यू क्या है हमारी 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। 2 के बाद नेक्स्ट लोवेस्ट वैल्यू क्या है हमारी 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लोवेस्ट 6 से बड़ी कौन सी वैल्यू है 10, 10 से लार्जेस्ट इस ऑर्डर में अगर देखें हम देन 20, उसके बाद 22, देन इस ऑर्डर में 38, नेक्स्ट है हमारी 40। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर बोला हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है सिलेंडर 20, ये हमारा करंटली जो हेड है हमारा करंटली कहाँ पर है 20 पर। तो इसने कहा हुआ है कि सीक टाइम जो है वो 6 मिली सेकेंड पर सिलेंडर है। ध्यान रखना ये जो वैल्यू दी हुई है 2, 6, 10, 20 ये सारी की सारी सिलेंडर की वैल्यू है। सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर इक्विवेलेंट है ये इसके, जैसे यहाँ पर 20 दे रखा है, दैट मीन्स 20 सिलेंडर्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला इसने सीक टाइम निकालेंगे पहले तो हम, फिर उसके बाद देखेंगे 6 मिली सेकेंड का मतलब क्या है। तो पहले हम सीक टाइम निकालते हैं। सीक टाइम कौन से एल्गोरिथम को यूज करेंगे हम, एफसीएफएस को। तो एफसीएफएस को यूज करने का मतलब है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो पहली रिक्वेस्ट क्या आ रही है इस ऑर्डर में, देखिए पहली रिक्वेस्ट आ रही है हमारी 10, तो सबसे पहले हम किसको विजिट करेंगे 10 को। तो 20 से स्टार्ट होगा, कहाँ पर जाएगा ये 10। ठीक है, अब 10 के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा 22, तो 10 के बाद नेक्स्ट कहाँ जाएगा ये 22 यहाँ पर जाएगा। इस तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर रहता रहे। ठीक है जी, हर एक पर वैल्यू भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 22। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट सिलेंडर की वैल्यू आ रही है हमारी 20, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 20 पर मूव करेंगे। देन 20 के बाद क्या नेक्स्ट वैल्यू है 2, तो यहाँ से हम गए यहाँ पर, तो ये 2 वैल्यू आ गई यहाँ पर, क्लियर। नेक्स्ट वैल्यू आ गई हमारी 40, 2 से हम मूव करेंगे 40, यहाँ पर ये 40 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ मैं साथ साथ जो आपको समझ में आता रहे। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है हमारी 6, तो 40 से स्टार्ट करेंगे हम, कहाँ मूव करेंगे 6, तो इस टाइप से यहाँ पर मैंने लिख दिया 6 और लास्ट सिलेंडर की वैल्यू है 38, तो 6 से स्टार्ट करेंगे हम, लास्ट कहाँ जाएंगे हम 38। क्लियर, तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब है सीक्वेंस में जो भी ऑर्डर में जिस भी सिलेंडर की वैल्यू आ रही है उसको हम विजिट करते जाएंगे। ठीक है, उसको हम मूव कराते रहेंगे यहाँ पर। तो सीक टाइम क्या होता है, देखिए सीक टाइम होता है हमारा जो डिफरेंस निकलेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू लास्ट। ठीक है, जैसे कि 20 से स्टार्ट किया, यहाँ पर हमने 20 से स्टार्ट किया और नेक्स्ट कहाँ मूव करे हमने 10। ठीक है जी, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेता है, ये एब्सोल्यूट का मतलब है डजंट मैटर कि 20 माइनस 10 है या 10 माइनस 20 है, जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 10 आएगा या माइनस 10 आएगा। तो इसका मॉडुलस वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी इसकी 10। नेक्स्ट वैल्यू है 10 माइनस 22, मैंने अभी आपको बताया 10 माइनस 22 एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे आप, तो 10 माइनस 22 कितना आ गया -12, और एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो आप 22 माइनस 10 लिख लीजिए या 10 माइनस 22 लिख लीजिए, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर, तो इस तरह से हम निकालते रहेंगे। यहाँ पर पहला वैल्यू आ गई 10, उसके बाद आ गया 22, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, यहीं से देख लो 22 माइनस 20 करेंगे, बेटर है कि आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट आप देख लीजिए। 22 माइनस 2, 22 माइनस 2 कितना आ गया हमारा 20। ठीक है जी, उसके बाद 2 माइनस 40 38 आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट 40 माइनस 6, 40 माइनस 6 इज 34, और लास्ट वन इज द 6 माइनस 38, दैट इज द 32। तो इस टाइप से सबका समअप करोगे आप तो वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10, 22, देन 20, उसके बाद है 38, फिर 34 एंड द लास्ट वन इज द 32। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। ठीक है जी, अब इसका समअप करो 10, 20, 32 हो गया, 32 प्लस 20, 32 प्लस 20 52 प्लस 38 90 प्लस 34 124 प्लस 32 124 plus 32 is 150, you can say 24, that is the 156 मल्टीप्लाई। अब देखिए ये सिलेंडर आ गया हमारे,
ये सीक टाइम की वैल्यू आ गई है। इसने कहा कि सीक टाइम दैट इज द 6 मिली सेकेंड पर सिलेंडर, मतलब मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 6 से कर देंगे। ठीक है जी। तो इस टाइप से हम देखेंगे यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पर देखिए आप टोटल सम करने के बाद इसकी वैल्यू जब आप देख रहे हो तो 156, इसका लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सीक टाइम दे रखा है। मगर यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस रह गया, यहाँ 10 के बाद 12 था, यहाँ पर मैंने गलती से 10 के बाद 22 लिख दिया है, तो ये 12 आएगा। 12 जब आप सम करोगे ना इसका, तो 156 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 146। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेकली यहाँ पर लिख दिया गया था। तो 146 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 जा 36, ठीक है, 6 4 जा 24 प्लस 3 दैट इज 7, तो कैरी आ जाएगी 2। उसके बाद 6 1 जा 6 प्लस 2 दैट इज 8, तो 876 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप देखिए ऑप्शन में कहीं पर मिला हुआ है, बिल्कुल दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप डायरेक्टली भी यहाँ पर डिफरेंस निकाल सकते हो, और इस टाइप से भी आप लिखना चाहो तो इस तरह से, गलती ना हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ये भी हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना, बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा इसने कंफ्यूज कर दिया, लेंदी बना दिया। यहाँ पर बेस देखिए 16 लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो बेस लिखा हुआ है वो 10 लिखा हुआ है। तो ट्राई करा करो, या तो इस 10 को 16 में कन्वर्ट करो या 16 को 10 में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो बेटर है कि आप डेसिमल नंबर में ही कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि डेसिमल को आप हेक्साडेसिमल में चेंज करोगे तो लेंदी प्रोसेस है। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करोगे तो इजी है। तो मैं बेटर है कि इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा पहले, किस में मैं कन्वर्ट करूँगा, डेसिमल में। तो 8 9 डी, ये जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है इसको मैं कन्वर्ट करूँगा आपका डेसिमल में फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेथड क्या है, डी का मतलब है 13, तो 13 इंटू में 16⁻�0, क्योंकि बेस हमेशा डेसिमल का कभी भी यूज़ नहीं होता, जिसमें कन्वर्ट करना है, जिससे कन्वर्ट करना है उसी का बेस यूज होगा। तो मेथड ये होता है हमारा 9 इंटू में 16⁻1 प्लस 8 इंटू में 16⁻2। तो इसको सम अप करेंगे, किसी की भी पावर 1 हो तो, सॉरी किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 हो जाती है। तो 13 इंटू 1 13 प्लस 16 9 जा 144, and this one is 16⁻2, that is the 240, you can say 248 हमारा होता है यहाँ पर 256 होता है बेसिकली। 16⁻2 256 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 256 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यू कैन से 8 4 जा दिस वन 48 एंड 16 4 कैरी 2048, तो यहाँ पर आ जाएगा 2048। जब आप इसको सम करोगे तो 2048 प्लस 144 प्लस 13, तो इसका सम करेंगे हम तो यहाँ गया 15 1, दैट इज़ द 15, उसके बाद 1 2 2। ठीक है जी, ये नंबर हमारा आ चुका है। और इस नंबर में जब आप देख रहे हो, ये बेसिकली यहाँ पर जब आपने सम किया, थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पर ये 140 था, ये 144 था, तो 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 0। ठीक है, ये मैं 9 सोच रहा था, 144 था, यहाँ पर आप देख सकते हो 144 है। ठीक है जी, तो ये आ गया 0 और 1 कैरी दिस वन, तो 2205 आ चुका है इसका कन्वर्जन, इसका कन्वर्ट आ चुका है। और ये हमारा है डेसिमल में, और ये भी हमारा डेसिमल में है 259। तो डेसिमल का सम आप बहुत ईजिली कर सकते हो, जो कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में होता है। 9 प्लस 5 दैट इज़ 14, 1 कैरी चली जाएगी, 1 प्लस 5 दैट इज़ 6, उसके बाद 9 कैरी, 2 प्लस 2 इज़ 4 एंड 2। तो ये नंबर आ गया आपका, सम ऑफ दीज टू नंबर इज़ 2464। तो आप देखिए कहीं पर ऑप्शन में डेसिमल है, बिल्कुल है, और यहाँ पर 2464 आया हुआ है। तो इसने पूछा हुआ है कि सम ऑफ दीज टू नंबर इज़ व्हाट। तो मैं आपको बता दूँ करेक्ट आंसर ही आपका थर्ड है, आगे आपको चेक ही नहीं करना है। 1 सेकंड और फोर्थ आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि पहला ही ऑप्शन हमें मिल चुका है। इन केस मान के चलिए ये ऑप्शन नहीं होता, तो आप क्या करते, इस नंबर को आप किस में कन्वर्ट करके देखते, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ भी 8 लिखा हुआ है, मतलब ऑक्टल नंबर में चेंज करते, बिल्कुल करते, ऑक्टल में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल जाता। ठीक है, अगर इन केस ये भी नहीं होता
तो ऑब्वियस सी बात है तीनों ऑप्शन नहीं है तो चौथा ही ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आप लगा देते। ठीक है, सो दिस इज द मेथड टू क्रैक द एग्जाम। इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, फंक्शन है जो कि एक्सेल के अंदर यूज करते हैं हम, सीलिंग फंक्शन। देखिए दो टाइप के फंक्शन होते हैं हमारा, एक सीलिंग होता है और एक फ्लोर होता है। सीलिंग का मतलब जस्ट लाइक आप नॉर्मल लाइफ से जोड़ सकते हो इसको। सीलिंग को हम छत बोलते हैं घर के अंदर, और फ्लोर का मतलब जैसे कि फ्लोर सिस्टम होता है, मतलब यू कैन से ग्राउंड आप बोल सकते हो, नीचे की वैल्यू। मतलब सीलिंग का मतलब क्या होता है, सीलिंग का मतलब है अपर वैल्यू हम लेंगे। तो अपर वैल्यू यहाँ पर हमें लेनी है किसका, 41.1, 3। तो देखिए ये जो नंबर होता है इसको नंबर बोलते हैं। पहले आर्गूमेंट में दो आर्गूमेंट पास करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो नंबर होता है जिस भी नंबर पे हमें अप्लाई करना है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है सिग्निफिकेंस। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला नंबर होता है, दूसरा सिग्निफिकेंस। तो इसको करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 10 और 3। 10,3 का मतलब क्या है, देखिए आप समझिए पॉइंट को। नंबर है 10, ठीक है जी। सिग्निफिकेंस 3 का मतलब क्या है, अब 3 का मतलब क्या है, ये राउंड अप करेगा टू नियरेस्ट 3। देखिए इसका मतलब क्या होता है, राउंड अप टू नियरेस्ट 3। मैं आपको बहुत इजी वे में ये समझाने वाला हूँ। इसका मतलब क्या है, 10 में नियरेस्ट नंबर क्या होगा जो 3 के सिग्निफिकेंस है, तो इसको कितना हम अप करें। देखिए एक चीज आपको क्लियर ध्यान रखना, इसको अप करेंगे हम, किसको, 10 को। 10 को अप करेंगे, अप करने का मतलब है 10 से अप वैल्यू नेक्स्ट क्या होगी, 11 होगी। क्या 11 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। उसके बाद फिर अप करेंगे हम, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। 12 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 12। पहली चीज तो आपको ये समझनी थी इसमें कि हमें अप वैल्यू निकालनी है। तो राउंड अप का मतलब है कि 10 से अप वैल्यू कौन सी जो कि सिग्निफिकेंस ऑफ 3, मतलब 3 से डिवाइड हो जाए, वो नंबर निकालना है। जैसे कि आप देखिए अगला एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। 36 नंबर था और सिग्निफिकेंस क्या दे रखा है, 7। तो 36, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा 36 से नजदीक जो है वो 35 है, जो कि 7 से डिवाइड हो रहा है। मगर मैं आपको बता दूं 36 से छोटा होता है 35। तो हमें अप करना है, ना कि हमें डाउन करना है। तो अप वैल्यू 36 से ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगी, वो होती है हमारी 42। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से 610 मान लो नंबर दे रखा है और 100 इसका सिग्निफिकेंस दे रखा है। तो 610 को हम अप जितना भी अप कर सकते हैं जो कि 100 से डिवाइड हो जाए, वो नंबर कौन सा होगा, 700 होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको तीनों एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। ये तो थे इंटीजर वैल्यू। अब मान लीजिए आपको नंबर जो दिया है वो फ्रैक्शन में दिया है। तो यहां पर देखिए फ्रैक्शन में जो नंबर दिया है वो क्या दिया हुआ है, 0.05। तो 0.05 को अब आप समझना इस पॉइंट को कि पॉइंट के बाद 0.5 दिया हुआ है। पॉइंट के बाद 0.5 मतलब पॉइंट के बाद 5 से डिविजिबल होना चाहिए। पॉइंट के बाद 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पॉइंट के बाद ये नंबर क्या दिया हुआ है, 37। तो 37 को अब कितना करेंगे हम, ऑब्वियस सी बात है 5 से कब डिविजिबल होगा वो, जब ये 40 हो जाएगा पॉइंट के बाद। बात समझ में आ रही है। तो ये मीनिंग है हमारा सिग्निफिकेंस का। इसी तरह से आप होपफुली आप इजिली कर लोगे आप। 5.37 देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या दिया हुआ है, 1। तो 5.37 को अब हम करेंगे, अप करने के बाद राउंड अप करेंगे। राउंड अप का मतलब होता है राउंड फिगर में लेके आना जो कि 1 से डिविजिबल हो जाए। तो 5.37 को कितना हम बढ़ाए जो कि 1 से डिविजिबल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 6 कर देंगे तभी तो 1 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है जी। अब इसी तरह से नेगेटिव वैल्यू में भी आप चेक कर सकते हो, ये हो गया फ्रैक्शन का पार्ट। अब नेगेटिव वैल्यू में भी आप चेक कर सकते हो। तो -5.5 जब हम इसका सिग्निफिकेंस कितना दिया हुआ है, 1। तो इसको अप करेंगे। अब आपको पता होगा नेगेटिव नंबर में अगर -5 दिया हुआ है और -6 दिया हुआ है तो कौन सा लार्जेस्ट होता है हमारा, वो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी -5। ठीक है, तो इसीलिए इसमें अप करेंगे जो कि 1 से डिविजिबल हो जाए, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -5। समझ में आ रही है बात। तो नेगेटिव नंबर में हमेशा छोटा नंबर बड़ा नंबर होता है, क्योंकि हमें अप करना है ना कि डाउन करना है। ठीक है जी। इसी तरह से -5.5, अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। नेगेटिव सिग्निफिकेंस का मतलब है कि नेगेटिव को प्रायोरिटी देनी है। तो -5 और -6 में से बड़ा कौन सा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी हमारी -6। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब इजिली आप कर सकते हो। यहाँ पर दिया हुआ है 41.1, 3
3 इज द सिग्निफिकेंस। तो 3 को हम 41 से कितना लार्जेस्ट करें जो कि 3 से डिविजिबल हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है 41 के बाद नंबर जो आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है सिर्फ, तो इसका मतलब है फ्रैक्शन हो या कुछ भी हो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 41 के बाद क्या हो जाएगा 42, फिर 43, फिर 44, फिर 45। ठीक है जी। तो यहाँ पर मतलब डजंट मैटर कि मैं ये चलता जाएगा, ऐसा नहीं है कि 45 पे रुक जाएगा। अब हमें नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है जो 3 से डिविजिबल हो, तो वो कौन सी हो जाएगी 41.1 के नियरेस्ट वैल्यू क्या है 42। तो 42 इज द राइट आंसर जो कि 3 से डिविजिबल भी हो रहा है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, सेकंड 1 और 3 ये तीनों के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा जो मैंने मीनिंग आपको क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, काफ़ी क्वेश्चन आए हुए इसके, और बहुत ही डिवाइड में इसने पूछा हुआ है कि इससे हमें डिवाइड करना है ये वाला नंबर, और उसका क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन मतलब हिंदी में अगर हम करें तो इसको भागफल बोलते हैं, ठीक है, और रिमाइंडर को अगर हम बोलें तो उसको शेषफल बोलते हैं। जो आप हिंदी में अगर कर रहे हो इसको, तो आप ये लिख भी रखा है यहाँ पर भागफल और शेषफल क्या होगा, ठीक है जी। तो रिस्पेक्टिवली आर। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपको नंबर सिस्टम पता है तो इसका शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, जो शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जो मेरी नॉलेज कहती है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। देखिए नंबर दिया हुआ है 101011, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को आप डेसिमल में चेंज कर लो। डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे, वही 8421 बाइनरी कोड जो लगाते हैं हम 1 2 4 8 16 32 ये लगाते हैं हम। तो 32 पे 1 आया हुआ है, 8 पर 1 आया हुआ है, और 2 पर 1 आया हुआ है, एंड 1 पर 1 आया हुआ है। ठीक है जी, सबको सम कर लो। तो 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज द 43। 43 नंबर आ गया, ये डेसिमल में आ गया। क्लियर। अब जो नंबर आपको डिवाइड करना है वो क्या है 1 1, ये भी बाइनरी में दिया हुआ है, इसको भी डेसिमल में चेंज कर लो। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1 2, ठीक है, 4 8 ये नंबर होता है, मगर लास्ट की 2 बिट आपकी 1 1 है, तो इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 3 का बाइनरी नंबर दिया हुआ था और 43 का बाइनरी नंबर दिया हुआ था। अब हमें मैथमेटिक्स अप्लाई करना है, सिंपल सा। 3 को हम 43 से डिवाइड करेंगे, ये गलती कभी भी नहीं होगी, ये शॉर्टकट ट्रिक है। आप डेसिमल में चेंज कर लो और इसको डिवाइड कर लो। तो 3 1 जा दैट इज 3, 1 पर चला गया 1 3, तो 3 4 जा दैट इज 12, रिमाइंडर आ गया आपका 1, और क्वेश्चन आ गया आपका भागफल आ गया 14। 14 का बाइनरी नंबर क्या होता है 1 1 1 0, दैट इज द क्वेश्चन। क्लियर। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको। और 1 इज द शेषफल, यू कैन से इसका बाइनरी नंबर 1 ही होगा, एलएसबी बिट पे 1 होता है, ठीक है। ये नंबर आ गया, ये नंबर आ गया, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। क्लियर। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर, पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है 1 1 1 0, और एंड शेषफल इज 1। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि हमारा जनरल, जो अगर थोड़ा सा हिस्ट्री अगर आपको पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को इजी वे में कर पाओगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा ऐसा अर्ली मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस नहीं है। तो मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस एबेकस जो है वो फर्स्ट हमारा ऐसा था जो मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस था। ये मैं आपको बता दूं, अगर फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस आ जाता है तो वो हमारा होगा एबेकस। एबेकस क्या था, बेसिकली साइंटिस्ट ने जो बनाया था उसने क्या करा था कि यहाँ पर नेपियर बोन्स यूज़ की थी। नेपियर बोन्स की हेल्प से ये एबेकस बनाया गया था, ठीक है जी। इसके अंदर एडिशन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाती थी। तो इस तरह का एक सिस्टम बनाया गया था, एबेकस नाम था उसका। तो ये तो हमारा मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस होता है, तो ये तो करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद है नेपियर बोन्स। तो नेपियर बोन्स मैं आपको बता दूं, जो कि हम शॉर्टकट वे में करते हैं। नेपियर बोन्स का मतलब क्या था, इस टाइप से नंबर रिप्रेजेंट किए गए थे। तो वहाँ पर ये डायगनली, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 और 3 है, तो वो क्या करा गई थी, 3 रोड यहाँ पर कॉलम वाइज यूज़ करेगा 1 2 3, और 2 यहाँ पर। तो इस टाइप से ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरह से हम कैलकुलेट करते थे। ये कैलकुलेशन देता था 2 into 3, तो 2 रो हो गई और 3
कॉलम हो गए। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते थे तो रिजल्ट आ जाता था 6, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्ट कितने पे कर रहा है ये 6 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 2 क्रॉस 3 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 6। तो ये पहले बनाए गए थे नेपियर बोन्स के नाम से, नेपियर रोड बोलते थे इसको बेसिकली, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेपियर रोड, ठीक है। ये भी हमारा मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस था, ठीक है जी। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके बाद है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल भी एक हमारा मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस था। इसको जब हमने यूज़ किया गया था तो इसमें हम डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन तो कर पाते थे, मगर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता था, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता था, ठीक है। ये इसकी डिसएडवांटेज थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता था, मगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हो सकता था स्लाइड रूल के अंदर, ठीक है। स्लाइड रूल भी एक मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस का नाम है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके बाद है फोर्थ, ये हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस। मैं आपको बता दूं डिफरेंशियल कैलकुलस जो है मैथमेटिक्स में यूज होता है, जिसमें हम कैलकुलस फाइंड आउट करते हैं इन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस टाइप से हम वहाँ पर यूज करते हैं। तो दिस इज नॉट ए मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है जी। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्टकट पूछा हुआ है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, फुट नोट। फुट नोट को हम इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग व्हाट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, अगर आपको नहीं आता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इतने ज़्यादा शॉर्टकट याद नहीं होते हैं, तो आपको थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस यूज़ करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखिए, जनरली हम सुनते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि हम देखते हैं कंट्रोल वर्ड और ओल्ट वर्ड को यूज़ करके काफ़ी फंक्शन बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देखते हो कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी, ठीक है। कंट्रोल प्लस डी का कंट्रोल प्लस वी का मतलब होता है पेस्ट। इस टाइप से काफ़ी कंट्रोल को यूज़ करके हम बना सकते हैं। इसी तरह से ऑल्ट में भी हम कम्बिनेशन बनाते हैं फंक्शन को यूज़ करके, इस टाइप से सिंबल्स को यूज़ करके, ठीक है। तो ऑल्ट और कंट्रोल दोनों के दोनों हमारे काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है, यूज़फुल ऑप्शंस है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से आपको ट्रिक लगानी है इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं पता तो देखिए, फुट नोट कैन बी इंसर्टेड। आप देखिए यहाँ पर कहीं पर भी ऑल्ट प्लस कंट्रोल का कॉम्बिनेशन आया हुआ है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है ऑल्ट प्लस कंट्रोल का ऑप्शन आया हुआ है, और बाकी किसी में भी ऑल्ट प्लस कंट्रोल नहीं है, शिफ्ट है। तो ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, थर्ड फोर्थ और फर्स्ट, ये तीनों ऑप्शन एक्चुअल में वर्क नहीं करते हैं, तीनों के तीनों इनकरेक्ट है, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन इसमें इनकरेक्ट दे रखा है। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है जो कि है हमारा फुटनोट के लिए यूज होता है, सेकंड ऑप्शन ऑल्ट प्लस कंट्रोल, क्योंकि शॉर्टकट आप लगा सकते हो। फुटनोट का पहला लेटर है एफ, तो यहाँ पर भी जो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ वर्ड यूज किया गया है, तो ये हो गया हमारा फुटनोट के लिए। वैसे तो एफ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है, मगर इस टाइप का कोई भी शॉर्टकट नहीं बना हुआ है, ठीक है जी। तो मेन इसमें शॉर्टकट था ऑल्ट प्लस कंट्रोल का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज रिक्वायर्ड टू रिफ्रेश वर्ड आफ्टर ए सर्टन टाइम इंटरवल। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर दो रैम दी हुई है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। बाकी बाद में देखेंगे हम। स्टैटिक रैम जो होती है, नाम से पता चल रहा है कि वो कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट मतलब कि जहाँ पर टाइम हमारा फिक्स हो जाता है। डायनेमिक रैम में नाम से पता चल रहा है कि वो चेंज होगी। चेंज का मतलब क्या है कि आफ्टर सम इंटरवल रिफ्रेश होता रहेगा, आफ्टर सम इंटरवल चेंजेस होते रहेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डायनेमिक रैम। मैं मानता हूं कि डायनेमिक रैम की जो एक्सेस स्पीड है वो स्लो होती है और पावर कंजप्शन भी ज़्यादा होती है, दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द डायनेमिक रैम। मगर यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया है वो पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जिसमें हम रिफ्रेश करते रहते हैं कुछ टाइम बाद, सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो रिफ्रेश होता रहता है, तो वो होगा हमारा डायनेमिक रैम, ठीक है। मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी, ये हमारी मेमोरी ऐसी होती है जो कि बेसिकली कुछ इंटरवल के बाद रिफ्रेश ना होके एक मतलब फिक्स दे देते हैं, जो कि वहाँ पर इस टाइप का काम उसमें चलता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग डायनेमिक रैम। लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आपको अगर कंसेप्ट आता है तो आप कर सकते हो, मगर फिर भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके ये समझा देता हूँ कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा। देखिए, फुल एडर दिया हुआ है। फुल एडर का मतलब है कि जहाँ पर आपकी 3 इनपुट होगी और 2 आउटपुट होगी,
3 इनपुट होगी, इसका मतलब है 3 इनपुट अगर आपकी है तो तीनों इनपुट में मैं मान के चल रहा हूँ ए बी और सी इन। सी इन क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड है वो कैरी के लिए यूज करते हैं। 3 इनपुट है तो 8 कॉम्बिनेशन होंगे 2⁻3 दैट इज इक्वल टू 8। तो 0 0 0 उसके बाद 0 0 1 0 1 0 इस टाइप से हम बाइनरी नंबर लिखते हैं। सिंपल 0 से लेके 7 तक हम नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद उसके बाद हम कम्बिनेशन बनाएंगे। मैं यहाँ पर साइड में डेसिमल नंबर लिख देता हूँ इसका 0, ये 1, ये 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है जी। अब हम सम करते हैं तो एक तो सम आएगा और एक कैरी आएगी, ठीक है जी। यहाँ पर ये सम आ रहा है तो सम अगर 0 + 0 करेंगे तो सम कितना आएगा 0, कैरी भी 0 है। 0 + 0 + 1 सम कितना आ रहा है 1 और कैरी 0, इसका भी 1 और देन कैरी इज 0। 0 + 1 + 1 दैट इज सम आ जाएगा हमारा। सम कितना आएगा यहाँ पर, सम आएगा हमारा 0 और कैरी आ जाएगी 1। 1 + 0 + 0 सम आ जाएगा 1 और कैरी आ जाएगी 0। 1 + 0 + 1 करके देख लेना आप, 0 सम आ जाएगा और 1 कैरी आ जाएगी। इसी तरह से 0 1 और फाइनली तीनों के को सम करेंगे तो 1 + 1 + 1 सम करेंगे तो 1 आ जाएगा और कैरी भी 1 आएगी, ठीक है जी। तो इस टाइप से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सम और कैरी के लिए कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हमारा ये जो 2 बिट यूज़ होता है। तो सम आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि एक्सोर गेट का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए ए एक्सोर बी अगर मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है A.B* प्लस A⁻B, ठीक है जी। ये मीनिंग होता है हमारा एक्चुअल में। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर ये देख लेता हूँ 1 1 1 कहाँ आए हुए हैं सम के अंदर। 1 1 1 यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। तो इस 1 ये 1 यहाँ पर मैं सर्कल मार रहा हूँ 1 1 1 और 1, ठीक है जी। इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखते हैं हम ए के नीचे 0 है, बी के नीचे 0 है और सी इनके नीचे 1 है। तो आप कह सकते हो 0 0 1 का मतलब है 0 का मतलब है कॉम्प्लीमेंट और 1 का मतलब है अनकॉम्प्लीमेंट। तो इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं वैल्यू लिखूं तो वो क्या आ जाएगी, सम की वैल्यू आ जाएगी आपकी सम इक्वल टू A⁻B⁻ C इन, ठीक है जी। प्लस नेक्स्ट वन है हमारा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये आ जाएगा A⁻B C N बार, ठीक है जी। नेक्स्ट वन है हमारा 4 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये आ जाएगा A⁻B C N। और नेक्स्ट वन है हमारा 7 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये आ जाएगा हमारा ABC। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सम के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम लिखते हैं A एक्सोर B एक्सोर C। इसको मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, पहले हम इसको कर लेते हैं। ये क्या आएगा A एक्सोर B, अभी मैंने लिखा हुआ है A⁻B प्लस A⁻B। अगर मैं A एक्सोर B को अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा A⁻B प्लस A⁻B। अब इसको ये चीज़ किसके इक्विवेलेंट है A एक्सोर B के, इसी के साथ मैं एक्सोर कर देता हूँ C को, तो ये क्या आ जाएगा जस्ट लाइक A और जस्ट लाइक B, बीच में एक्सोर ऑपरेटर लिखा हुआ है। तो A इंटू में B बार, मतलब A का मतलब क्या है A⁻B प्लस A⁻B, ठीक है जी। क्लियर। उसके बाद ये A लिख दिया मैंने, ठीक है। इंटू में B बार, इंटू में C बार आ जाएगा। B का मतलब क्या है C, तो C बार प्लस नेक्स्ट क्या होता है A एज इट इज रखा, B बार लिख दिया। अब B को एज इट इज रखेंगे हम, B को एज इट इज मतलब C को एज इट इज रखा और इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे हम A⁻B प्लस A⁻B, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा A⁻B C प्लस A⁻B C प्लस, देखिए इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्यों, क्योंकि इसको एज इट इज रखा तो इसका कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो डी मॉर्गन लॉ लगा देंगे, समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है मगर बहुत इजी हो जाएगा। A⁻B का बार मतलब B प्लस था तो मल्टीप्लाई हो गया, A का कॉम्प्लीमेंट मतलब A प्लस B बार, ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ तो ये आ जाएगा CA बार प्लस CB इंटू में A प्लस B बार,
ठीक है जी। इस टाइप से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी फाइनल वैल्यू, दैट इज द सी ए बार ए प्लस सी ए बार बी बार प्लस सी बी ए प्लस नेक्स्ट आ जाएगा सी बी बी बार। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बी इंटू बी बार ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग कुछ भी हो तो ये जीरो हो गया, ठीक है जी। ऐसे ही ये भी जीरो हो गया आपका, ए इंटू ए बार है तो जीरो, ठीक है। अब ये वाला दो पार्ट, ये पार्ट प्लस ये पार्ट, ये बचा हुआ था पहले से ही, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, अब देखो आप तो ए बी बार सी बार यहाँ पर आया हुआ है, ए बी बार सी बार यहाँ आया हुआ है, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार ये भी आया हुआ है, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी ये आया हुआ है, और ए बी सी या सी बी ए मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे हो सकता है, तो ये भी आया हुआ है। तो चारों का सम हमारा यहाँ पर आया हुआ है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्या कि दैट इज ए एक्सोर बी, बी एक्सोर सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने एक्सोर गेट यूज होंगे हमारे, 2 एक्सोर गेट यूज होंगे, ठीक है जी। अब अगला देखो, 2 एक्सोर हमारा क्लियर हो गया। तो शॉर्टकट मैंने आपको समझाना चाह रहा था, सम का वैल्यू आने के बाद आप कैरी निकाल सकते हो। तो कैरी कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर कैरी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो ये 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब ए बी बार सी बार इन प्लस नेक्स्ट 1 है हमारा 5 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ए बी बार सी इन प्लस 6 के कॉरस्पॉन्डिंग ए बी सी बार इन प्लस 7 ए बी सी इन, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर 2 एंड गेट यूज होंगे, 2 एक्सोर के बाद 2 एंड गेट यूज होंगे प्लस 1 और गेट यूज होगा, ठीक है। तो 2 एंड गेट, यहाँ पर तो 4 एंड गेट यूज हो रहे हैं, ठीक है, और 3 और गेट यूज होंगे, तो बेटर है इसको मिनिमाइज कर लो, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन ले सकता हूँ मैं, ए बी आ गया इसका रिजल्ट, प्लस यहाँ आ जाएगा सी इन बार प्लस सी इन, तो ये तो 1 हो गया, 1 इंटू समथिंग ए बी, क्लियर। यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ए बी बार कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा सी इन बार प्लस सी इन, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, ए बी बार प्लस ए बी, ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 एंड गेट यूज हो रहे हैं, मिनिमाइज और भी कर सकते हो आप इसमें, मगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो 2 एंड गेट यूज हो रहे हैं और 1 और गेट यूज हो रहा है, तो दिस वन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप से आप फुल एडर को इम्प्लीमेंट करना है, 2 बिट फुल एडर, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ था 2 बिट फुल एडर, ठीक है। तो 2 बिट फुल एडर अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए जो मैंने ये समझाया 3 बिट का, ठीक है, अभी आपको जो ये मैंने समझाया वो 3 बिट का समझाया है, आप 2 बिट का भी इसको मल्टीप्लाई इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो 3 बिट का इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आंसर यही रहेगा आपका फर्स्ट, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ए बी सम और कैरी, यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है जी। तो ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 आ गया, देन ये 0, कैरी यहाँ पर आ जाएगी, बाकी सब जगह 0 0, ठीक है। तो इस टाइप से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये 2 बिट है, मगर ये 2 बिट जो है ये हाफ एडर है, ये फुल एडर नहीं है। तो आपका जो करेक्ट मेथड जो है वो यही है, क्योंकि 2 बिट इनपुट है, मगर ये जो यूज़ हो रहा है वो 3rd बिट यूज़ होती है हमारी कैरी के लिए, ठीक है। तो ये 2 बिट फुल एडर ही बोलेंगे इसको, क्लियर। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फाइनल रिजल्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज़
वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।